Hello guys, this is Deepak Yadav and most welcome in a chemistry session and your chemistry वाला चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर के एक बड़े ही शानदार टॉपिक के बारे में जो कि सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ के नाम से जाना जाएगा कि एक्चुअल सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है और हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है। हेनरी लॉ का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर जब गैसों की सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है तो बेसिकली गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग हेनरी लॉ की स्टडी करते हैं। तो आज का सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है और आई होप कि बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों को। इत्मीनान से सभी लोग अपना अपना नोट्स निकाल लें और बनाना शुरू कर दें। सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ सभी लोग हेडिंग लगाएंगे कि सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और बाद में जब गैसों की बात आएगी तो गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग हेनरी लॉ की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्लियर कट आप लोगों से बता दूं कि सॉल्युबिलिटी कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड हमको समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन में ही कुछ सॉल्युबिलिटी टाइप का दिख रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हो सकता है? तो आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। ये बात सबको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे कि उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है, उतनी ही ज्यादा है। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है ना वो टोटली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी गिवन सैंपल ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट हम क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा मानी जाएगी। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम थोड़ा सा आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हमने यहां पे एक सैंपल ले रखा है, सॉल्वेंट है बेसिकली। ये सॉल्वेंट हमने ले लिया यहां पे 1 लीटर वाटर और ये वाटर बेसिकली यहां पे काम कर रहा है किसका, सॉल्वेंट का। अच्छा, हमने एक दूसरा सैंपल लिया, यहां पे दूसरा सॉल्वेंट लिया, ये भी हमारा जो है कि 1 लीटर बेंजीन है जो कि ये भी यहां पे काम कर रहा है सॉल्वेंट का। और हमने यहां पे एक अपना तीसरा सैंपल लिया हुआ है, अपना हमारा आपका तीसरा सैंपल। इस तीसरे सैंपल में भी हमने सॉल्वेंट के रूप में 1 लीटर H2O को ही रख रखा है और ये भी बेसिकली यहां पे क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब सॉल्यूशन हमको बनाना है तो हमको यहां पे सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो हम बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर है इसमें वो है आपका 50 ग्राम। इस पहले वाले सैंपल में यहां पे जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, चलिए यहां पे भी हमने शुगर को ले लिया और ये चलिए हमने मान लिया कि 70 ग्राम है। ये सब बाय एक्सपेरिमेंट है। और यहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, हमने यहां पे सॉल्यूट के रूप में नमक को ले लिया, साल्ट को ले लिया NaCl और इसको हमने मान लिया कि ये है आपका 90 ग्राम। तो अब जरा देखिएगा कि ये तीनों सैंपल्स हमारे पास हैं, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर बेंजीन, यहां पे भी 1 लीटर वाटर। अब यहां पे जो मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है ना इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट के साथ, वो बेसिकली 50 ग्राम आपका शुगर है। यहां पे 1 लीटर बेंजीन के साथ 70 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट है और यहां पे 1 लीटर वाटर में 90 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इस सैंपल की या इस सैंपल की या इस सैंपल की किसकी सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा दिखेगी, तो जैसा अभी हमने बताया आपको कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी मानी जाएगी। जैसे मैं कहूं कि 1 लीटर पानी आपको दे दिया गया, 1 लीटर पानी में यदि आप कहें कि आपका 500 ग्राम जो शुगर है वो सॉल्युबल है, इससे ज्यादा हम शुगर को उसमें सॉल्युबल नहीं कर सकते। तो 1 लीटर में 500 ग्राम आपकी शुगर है। अब हम पानी के जगह पे यदि मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल का यूज कर दें 1 ही लीटर और वहां पे हम कहें कि शुगर को मिक्स करते गए तो शुगर आपका 700 ग्राम मिक्स हो गया,
700 ग्राम से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 700 ग्राम तक मिक्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि 700 ग्राम जो सॉल्यूट का अमाउंट है, शुगर का अमाउंट है ऑयल में, वो 500 ग्राम शुगर के अमाउंट इन वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब कि ऑयल में जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है और वाटर में शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो ठीक यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि 1 लीटर वाटर में हमारा 50 ग्राम शुगर आकर के मिक्स हो रहा है और मिक्स होने के बाद ये बना रहे हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि अब 50 ग्राम से ज्यादा सॉल्यूट को हम 1 लीटर वाटर में मिक्स नहीं कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा यदि 50 ग्राम से ज्यादा हम इसमें मिक्स कर दिए तो। अच्छा, यहां पे 1 लीटर बेंजीन में 70 ग्राम आपका सॉल्यूट मिल करके और ये बना रहा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इससे ज्यादा चाह करके भी हम नहीं मिक्स कर सकते। और यहां पे आपका 90 ग्राम NaCl मिल करके और ये भी बना रहा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इससे ज्यादा हम नहीं मिक्स कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिया तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है इस तीसरे सैंपल में। यदि इस सैंपल को हम सैंपल नंबर 3 बोल दें, इस सैंपल को हम सैंपल नंबर 2 बोल दें और ये सैंपल हमारा फर्स्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये सॉल्युबिलिटी आपकी 3rd सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2nd सॉल्यूशन की है और उसके बाद 1st सॉल्यूशन की है सॉल्युबिलिटी। क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा, यहां से कुछ चीजें और हमको क्लियरली दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी जो है ना वो सॉल्वेंट के भी नेचर पे डिपेंड कर रही है। कैसे? देखिए, यहां पे हमने वाटर को लिया और यहां पे बेंजीन को लिया, हमने 1-1 लीटर लिया। अब शुगर सॉल्यूट हमारा सेम है लेकिन सॉल्वेंट हमने चेंज कर रखा है, तो 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम आपका शुगर आकर के मिक्स होकर के सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, जबकि बेंजीन भी 1 लीटर है लेकिन इसमें 70 ग्राम आपका सॉल्यूट मतलब शुगर आकर के मिक्स होकर के सॉल्यूशन को सेचुरेट कर रहा है। इसका मतलब कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रही है। इसको अभी आगे भी हम बताएंगे। और दूसरी बात कि हमने यहां पे भी 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया, लेकिन हमने यहां पे शुगर लिया तो 50 ग्राम मिक्स होकर के सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा था, और जब हमने NaCl लिया मतलब सॉल्यूट चेंज कर दिया तो हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में 90 ग्राम आपका सॉल्यूट आकर के मिक्स हुआ। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो है वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रही है और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रही है। आप सॉल्यूट के नेचर को चेंज करेंगे तो सेम तरीके के सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, या आप यदि सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो आपका सेम सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अभी हम इसको आपको आगे बताएंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्लियर कट आपको पता चल गया कि किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। तो आइए इसकी डेफिनेशन सीधे हम लोग यहां पे लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की इस एग्जांपल से हमने आपको क्लियर कराने की कोशिश की हुई है सॉल्युबिलिटी को। तो इस सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ particular solvent at given temperature and प्रेशर। हम आपको बताएंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है ना वो टेम्परेचर को भी चेंज करने पे आपकी क्या हो सकती है, प्रभावित। जैसे मैं इसको सिंपली समझाऊं आपसे कि पानी है और चीनी है। ठंडे पानी में यदि आप चीनी को मिलाते हैं ना तो मिक्स होने में ज्यादा टाइम लगता है और हो सकता है कि थोड़ा कम अमाउंट ऑफ चीनी क्या हो पाए, पानी में मिक्स हो। लेकिन जब पानी को आप खौला देते हैं, गर्म कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है और शायद ज्यादा अमाउंट में चीनी आपकी मिक्स हो सकती है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर पे भी आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। सारे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कि किसी सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे कि भाई उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड
सॉल्युबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये हमारी एक स्टैंडर्ड और बहुत स्पेशल डेफिनेशन हो गई। यदि इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका देख सकते हैं कि ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको बेसिकली आप ले लीजिए ग्राम में, और नीचे जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बोल लीजिए, ये है आपका लीटर में। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी यूनिट आने वाली है ग्राम पर लीटर। कई बार लोग जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मोल में यदि आपका कैलकुलेट करते हैं तो इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर। तो आपका जो ये सॉल्युबिलिटी हुई इसकी यूनिट हुई ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर। आई होप कि बड़ा ही क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इधर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को आपका अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हेडिंग लगाएंगे सभी लोग कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं आज हम उस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। सबका जो हेडिंग होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स के बारे में हम जान लें। तो सबसे पहला फैक्टर अभी अभी हमने बताया, ये है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिपेंड करती है। हो सकता है कि किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में लेके जाए मिक्स करने और वो सॉल्वेंट कहे ही ना कि हम आपको मिक्स करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी आपकी हुई जीरो, सॉल्युबिलिटी कुछ हुई ही नहीं। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि कंफर्टेबल फील कर रहा है आपका सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जानने के लिए एक बड़ा ही छोटा सा पॉइंट हम आपको बताएंगे, आप लोगों को पता भी होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बड़ा ही ये स्पेशल टर्म है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि सिमिलर तरीके की चीजें अपने आप में उसी हिसाब की चीजों को सॉल्युबल करेंगी, बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगी। मतलब कि यदि नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम है ना तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बहुत बढ़िया होगी। जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि आपका पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो होगी गुड सॉल्युबिलिटी। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट को यदि मिक्स किया जाए, आपका सॉल्यूट भी पोलर हो सॉल्वेंट भी पोलर हो, तो हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो होगी बढ़िया होगी। जैसे पोलर सॉल्वेंट के रूप में सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास H2O है। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, यदि हम इसमें क्या कर दें, NaCl को मिक्स कर दें तो ये भी पोलर ये भी पोलर, तो ये आपका पोलर H2O पोलर NaCl को अपने आप में क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा NaCl को क्या करेगा? कंटेन कर लेगा, ये भी पोलर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको H2O दे दिया गया और दे दिया गया CCl4, तो देखिए ये तो है आपका पोलर, लेकिन CCl4 जो होता है ना ये होता है आपका नॉन पोलर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी क्योंकि इसका नेचर है पोलर, इसका नेचर है नॉन पोलर। और हमको पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर को ही अपने आप में बढ़िया से क्या करने वाला है? सॉल्युबल करने वाला है। तो नॉन पोलर पोलर में जाकर के कभी सॉल्युबल नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत इसकी खराब होगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको दे दिया गया KCl और जैसे मैं कह दूं CH3OH, तो ये भी आपका पोलर है, और KCl तो आपका आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ऐसे ही पोलर होते हैं, तो ये भी पोलर है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे H2O भी आपका पोलर है और NaCl आयनिक कंपाउंड है तो पोलर है ही, इसका मतलब क्या है कि इनकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़िया है। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि यदि नॉन पोलर पोलर को हम क्या करें? आपस में मिक्स करें तो सॉल्युबिलिटी इनकी घटिया है, लेकिन पोलर को पोलर के साथ, पोलर को पोलर के साथ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होने वाली है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हमने देखा कि H2O जो है CCl4 को तो अपने आप में डिसॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन H2O आपका NaCl को डिसॉल्व कर ले रहा है, क्योंकि ये भी पोलर है ये भी पोलर है, लेकिन ये पोलर होने के बावजूद ये नॉन पोलर है तो इनको अपने आप में डिसॉल्व नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो है नॉन पोलर यदि आपका सॉल्यूट है और नॉन पोलर आपका
सॉल्वेंट है तो इनकी भी जो सॉल्युबिलिटी होगी ना, ये होगी गुड सॉल्युबिलिटी, गुड सॉल्युबिलिटी। नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यदि आपका सॉल्यूट भी नॉन पोलर है, सॉल्यूट भी नॉन पोलर है, तो इनकी भी जो सॉल्युबिलिटी होगी बड़ी बढ़िया होगी। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट का, ये है हमारा बेंजीन। तो ये नॉन पोलर है, यदि इस बेंजीन में हम नॉन पोलर CCl4 को क्या कर दें, मिक्स कर दें, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ये भी है आपका नॉन पोलर। क्लास 11th आप लोग पढ़े होंगे कि पोलैरिटी किसी कोवैलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी के नेचर को चेक करने के लिए नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0, दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बहुत बढ़िया हुई। CCl4 को बेंजीन में बड़े अच्छे से क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं आपसे नॉर्मल ऑक्टेन, ये भी आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और यदि इसमें मैं कह दूं आपसे कि साइक्लोहेक्सेन, 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 ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, तो बता दें आपसे कि साइक्लोहेक्सेन भी आपका नॉन पोलर होता है, नॉर्मल ऑक्टेन भी आपका नॉन पोलर होता है, तो इनकी भी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो आई होप आपको एक क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यदि सॉल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया होगी। सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तब भी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन यदि एक नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़िया नहीं होगी। बढ़िया सॉल्युबिलिटी हम वहां पे इसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आई होप कि सभी लोग इसका आंसर बखूबी देंगे। मैं इसको इरेज करता हूं, बड़ा ही मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और आई थिंक कि सभी लोग उसका सही सही आंसर दे लेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ये कि फाइंड आउट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन में फॉलोइंग कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या करना है, हमको बताना है। और कंपाउंड्स हमको दे दिए गए हैं, यहां पे दे दिया गया है आपका साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है आपका साइक्लोहेक्सेन है। आपको दे दिया गया है CH3OH, आपको दे दिया गया है CH3Cl, और आपको दे दिया गया है KCl। तो ये 4 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, और इन चारों कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हमको चेक करनी है कि नॉर्मल ऑक्टेन में किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ऑक्टेन को। तो नॉर्मल ऑक्टेन को अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, आपका नॉन पोलर है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा नॉन पोलर होगा ना, उसके साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यदि मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन की, तो जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये भी है आपका नॉन पोलर। अभी अभी हमने बताया, इसका मतलब कि इसके साथ जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी ना, वो होगी वेरी गुड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये तो पहली बात रही, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे बढ़िया है। यदि दूसरी बात करें हम CH3OH की, तो ये होता है आपका पोलर, और यहां पे जो नॉर्मल ऑक्टेन है ये है नॉन पोलर। अच्छा, जो तीसरा आपको दिया गया है CH3Cl, ये भी बेसिकली है आपका पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। अच्छा, जो फोर्थ दिया गया है वो है आपका KCl, ये बहुत ज्यादा पोलर है, ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलर होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, बहुत ज्यादा पोलर है, और ये क्या है आपका नॉन पोलर। तो एक बात तो पता चल गई कि इसकी सबसे बढ़िया सॉल्युबिलिटी है और इसकी सबसे घटिया सॉल्युबिलिटी, वेरी बैड सॉल्युबिलिटी। क्योंकि इतना हमको पता है कि एक पोलर है
और दूसरा नॉन पोलर है तो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी ही नहीं। अब बात चल रही है आपकी इन दोनों में, तो मैं आपसे बता दूं कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये थोड़ा कम आपका आयनिक होता है और ये वाला कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा आयनिक। तो जितना ज्यादा आयनिक उतना ही ज्यादा पोलर। तो मेरे हिसाब से जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, KCl की तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो गई और जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। तो बीच में बचे आपके ये आपका CH3OH और CH3Cn, इन दोनों में से जो आपका कम पोलर होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये जो है आपका कम पोलर होता है, ये ज्यादा पोलर होता है। तो कम पोलर का मतलब कि ये थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्युबल होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा CH3Cn और उसके बाद आ जाएगा आपका CH3OH। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे और वो जो फैक्टर है हमारा, वो अगला फैक्टर है टेम्परेचर। बड़ा ही मजा आएगा क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, ये आपका डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। तो अगला जो फैक्टर है, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो एक बात आपसे बता दें, देखिए जो आपका सॉल्यूट होता है और जो आपका सॉल्वेंट होता है, दोनों मिक्स होकर के बनाते हैं सॉल्यूशन। एक बात आपसे बता दें कि देखिए सॉल्यूट जो है वो कहीं अलग रखा हुआ है, सॉल्वेंट कहीं अलग रखा हुआ है। दोनों को मिक्स करके यदि हमको सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ना होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ना होगा और तब सॉल्यूशन में जाकर के ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के आपसी इंटरेक्शन बनाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सॉल्यूट के लिए हमेशा यदि एंथैल्पी की बात करें, पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमको बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। अच्छा, सेम काम यहां पे भी होगा कि जो आपका सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन को कम करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में आके मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट उसमें से रिलीज होती है। तो यहां पे जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो होगी निगेटिव। तो अब देखिए ये सॉल्यूट ने अपने बॉन्ड को वीक करने के लिए कुछ एनर्जी ली, सॉल्वेंट ने अपने बॉन्ड को वीक करने के लिए कुछ एनर्जी ली, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, आपकी एनर्जी निकली। तो यदि मैं कहूं आपसे कि इफ ओवरऑल डेल्टा एच जो है ना, यदि वो है आपका निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो हीट है ना वो रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यदि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो इसके लिए यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये क्रीम पॉइंट है, क्योंकि इसी की तो स्टडी कर रहे हैं हम कि टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट है। जरा सोचिए कि यदि इस सॉल्यूशन के बनने में ओवरऑल हीट आपकी निकल रही है और आप बाहर से उसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन हो गया नाराज। वो कहेगा कि जब हम हीट खुद निकाल रहे हैं, तुम बाहर से हीट हमको दिए जा रहे हो, तो हम सॉल्यूट को अपने आप में मिक्स नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो यदि यहां पे हीट रिलीज हो रही है और आप बाहर से उसके टेम्परेचर को देने का मतलब कि हीट बढ़ाते जा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन के बनने में यदि ओवरऑल हीट आपकी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। सॉल्यूट मना कर देगा कि सॉल्वेंट मना करेगा कि हम सॉल्यूट को और नहीं लाएंगे, क्योंकि हम खुद हीट निकाल रहे हैं और तुम हमको बाहर से हीट और दिए जा रहे हो। ये पहली बात रही। अच्छा, दूसरी बात कि इफ ओवरऑल जो डेल्टा एच है वो हमारा आ गया पॉजिटिव, मतलब कि जितनी टोटल हीट ली गई ना और जितनी निकाली गई, तो ली गई हीट ज्यादा हो गई और निकली हुई हीट कम हुई। तो इससे ये पता चला कि जो हीट है ना ये हुई एब्जॉर्ब्ड, और हीट एब्जॉर्ब का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। और यदि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है,
तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंट कहेगा कि बहुत ही बढ़िया बात है, आप और टेम्परेचर को इंक्रीज करिए तो हम और ज्यादा सॉल्यूट को क्या करेंगे, अपने आप में डिसॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी घटेगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो देखिए यदि हम इसके लिए ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें इस एक्सोथर्मिक के लिए, तो इधर मैं बोल दे रहा हूं कि यह है आपकी सॉल्युबिलिटी और इधर मैं बोल दे रहा हूं कि यह है आपका टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और यदि यही हम एंडोथर्मिक के लिए ऊपर बना दे रहे हैं, तो एंडोथर्मिक की बात की जाए तो यदि मैं इधर ले रहा हूं सॉल्युबिलिटी को और इधर ले रहा हूं टेम्परेचर को, तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रही है एक्सोथर्मिक के लिए, जबकि एंडोथर्मिक के लिए ये है हमारा एंडोथर्मिक वाला, ये है हमारा एक्सोथर्मिक वाला। मतलब ये ग्राफ इसके लिए टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, और ये वाला ग्राफ किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हुई, घटी। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली बड़ा आपके समझ में आया होगा कि ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि डिपेंड कर रहा है कि आपका सॉल्यूट मतलब कि हीट रिलीज हो रही है ओवरऑल, की हीट आपकी ओवरऑल एब्जॉर्ब हो रही है। अब हम पढ़ेंगे अगला फैक्टर जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और यहीं से हमारी शुरुआत होगी हेनरी लॉ की। तो बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ को थोड़ा सा हम यहां पे क्या करेंगे, देखते हैं कि हेनरी लॉ क्या कह रहा है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका प्रेशर। तो प्रेशर को जानने से पहले एक आपको मैं बात बता दूं, ये नोट करके जान लीजिएगा कि इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड एंड लिक्विड, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके सॉलिड और लिक्विड हैं, मतलब हो सकता है कि सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, या सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट आपका क्या हो, सॉलिड हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन यदि सॉलिड और लिक्विड का है तो जान लीजिएगा कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का कोई, सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का आपका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके सॉलिड या क्या है, लिक्विड है। तो हमको तो इनके बारे में पढ़ना ही नहीं है, ये रही पहली बात। अच्छा, दूसरी बात हम बता दें कि इफ सॉल्यूट इज गैस, और जो आपका सॉल्वेंट है एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, तो यदि आपका सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो जो आपका प्रेशर है ना वो अफेक्ट करता है किसको, सॉल्युबिलिटी को। तो हमको बेसिकली इसी के बारे में क्या करना है, बात करनी है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी सीन, हम यहां पे प्रेशर के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमको बेसिकली यही पढ़ना है कि जब सॉल्यूट आपका गैस हो, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो, तो प्रेशर का इस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये स्टडी बेसिकली हमारी होती है हेनरी लॉ के द्वारा। तो हमारा हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट दिमाग में तब आना चाहिए जब सॉल्यूट आपका गैस हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो, और हम इस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का यदि इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी सीन, कि उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसको देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए हम यूज करेंगे किसको, हेनरी लॉ को। तो अब जो हमारा टॉपिक है ये हेनरी लॉ यहां से स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तब तक मैं थोड़ा इधर इंक डाल लेता हूं, आप लोग नोट करिए। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो अब शुरू होता है हमारा हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ है क्या।
तो आइए, जब हमारा सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ के द्वारा। हेनरी लॉ के द्वारा देखेंगे कि किसी गैस की किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, और यहीं से हमारा जन्म होगा हेनरी लॉ का। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड की स्टडी हम लोग करेंगे हेनरी लॉ के द्वारा। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, तो अब हेनरी लॉ को थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं। इन्होंने ये कहा कि देखिए, यदि आपका कोई लिक्विड रखा हुआ है और लिक्विड के ऊपर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा ना, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये मान लीजिए कि ये है आपका कोई लिक्विड, ठीक है, और इस लिक्विड की सरफेस पे ऊपर बहुत ढेर सारी गैसें हैं। हमने मान लिया कि ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर जो है हम पी ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इसकी सरफेस के ऊपर हम पी ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास है अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस का पार्शियल प्रेशर जो है हम पी ऑफ NH3 के द्वारा दिखाएंगे। तो ये है लिक्विड की सरफेस और इसके ऊपर ये गैसें अपना क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी ना, वो उतना ही ज्यादा इस लिक्विड के अंदर आकर के क्या होगी, सॉल्युबल होगी। इसका मतलब हेनरी ने बोला कि दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure applied by gas at the surface of liquid। ये इनका रहा पहला स्टेटमेंट कि जो गैस इस लिक्विड की सरफेस पे, ये है हमारा लिक्विड और ये है हमारी गैसें, तो लिक्विड की सरफेस पे जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी वो उतना ही तेजी से इस लिक्विड के अंदर जाएगी। इसका मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, उतनी ही ज्यादा होने वाली है। कॉमन सेंस की बात है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई द गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि इस लिक्विड की सरफेस पे जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर आपकी गैस अप्लाई करेगी उसका जो सॉल्युबिलिटी है उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो सीधे सीधे आप यहां से बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, सॉल्युबिलिटी होने वाली है। अच्छा, एक और चीज देखिए, यदि मैं कहूं इफ कि जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, पार्शियल प्रेशर वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अमोनिया के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है। तो यदि मैं कहूं आपसे कि सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा, तो यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपका, इसके बाद आपका सॉल्युबल होगा तो नाइट्रोजन, और सबसे लास्ट में क्या बच गया, अमोनिया। तो सॉल्युबिलिटी का हमको पता चला, लेकिन ये कब है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हमने मान रखा है और नाइट्रोजन का आपका अमोनिया के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा मान रखा है। कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, केवल हमारा क्या अजम्पशन है, केवल आपको सॉल्युबिलिटी को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो आई होप कि बड़ा ही क्लियरली आपको हेनरी लॉ समझ में आया होगा। अच्छा, इनका एक और स्टेटमेंट है इसी में, बिल्कुल इसी का कंप्लीमेंट स्टेटमेंट, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके पूछिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके कंफ्यूजन को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जाए।
इन्होंने अपने दूसरी बात बोली, आप खुद सोचिए कि जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका अमाउंट जो होगा ना उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो उतना ही ज्यादा होगा। जिस गैस का सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा, वो गैस उतनी ज्यादा अमाउंट में जाकर के उस लिक्विड में आपकी मिक्स होगी, इसका मतलब कि उसका अमाउंट लिक्विड में क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो इन्होंने ये भी बोला कि दी अमाउंट ऑफ गैस इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऐसे समझिए, इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज directly proportional to the partial pressure of गैस। गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो गैस का अमाउंट उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, जाकर के सॉल्युबल होगा उस लिक्विड के अंदर। इसका मतलब कि यहां से ये भी बात पता चली कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का जितना ज्यादा होगा तो उसका अमाउंट, और अमाउंट हम बेसिकली यहां से लेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ध्यान दीजिएगा कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक 2009 में IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था और उस पे आपका लिक्विड और एयर में कंफ्यूजन करके दिया हुआ, तो हम बताएंगे। तो ध्यान रहे कि गैस का केवल वो मोल फ्रैक्शन जो आपका सॉल्यूशन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, उस मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये चीटा जो सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हमारा बन गया। तो आई होप कि बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, यहां से समझ में आ रहा है। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को हम एक साथ कलेक्टिवली दिखाना चाहते हैं, दोनों स्टेटमेंट को। तो आइए इनके दोनों स्टेटमेंट को हम एक जगह उठा करके रखते हैं। तो यहां पे पहली बात तो ये देखिए कि यदि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड हमको मिला, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहां पे कांस्टेंट का यूज करेंगे KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहां पे KH जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो KH हमारा क्या हो गया, यहां पे हेनरीज कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यहां से एक चीज हम देखते हैं कि जो KH है वो P अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के क्या है, बराबर है। तो यदि हम यहां से चाहें एक ग्राफ को प्लॉट करें तो देखिएगा गौर से, यदि हम बोल दें कि इधर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ले रहे हैं और इधर इसका ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो ये जो थीटा बेसिकली होगा तो ये tan थीटा हमारा होगा पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि KH के क्या होने वाला है, बराबर। तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि गैस का मोल फ्रैक्शन और ये पार्शियल प्रेशर के बीच में जो कर्व प्लॉट किया गया स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप जो है ये हेनरी कांस्टेंट K को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहां से रिलेशन देखिए कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन बेसिकली है आपका y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से होकर के पास होगी और इसका स्लोप जो होगा वो इस हेनरी कांस्टेंट को क्या करने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आई होप कि क्लियरली ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही हैं। और अब थोड़ा सा हम इसमें दिखाते हैं आप लोगों को और कुछ, तो देखिएगा इसे क्या है कि हमको एक चीज यहां से दिखी कि जो KH है ना वो P अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर है। या चलिए आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पे कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर है। ये एक पॉइंट हमने देखा किसके अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, हमने ये भी देखा कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है ना लिक्विड के अंदर, वो उतना ही क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। इनका दूसरा स्टेटमेंट था इन लिक्विड। यदि दोनों को उठा करके देखें तो हमको यह पता चल रहा है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है ना वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन
कि यदि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो उस गैस का लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा अमाउंट में गैस उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगी, आप खुद सोचिए, इसका मतलब क्या है कि वो गैस उतनी ही ज्यादा क्या है, मिसिबल है, उसमें उतना ही ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन। अच्छा, एक और रिलेशन हमको पता है कि चूंकि KH हमको पता है P अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहां से ये पता चलता है कि KH जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमको यहां से एक और बात पता चल गई कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट है ना, वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आपका हेनरी कांस्टेंट होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, गैस की कम होने वाली है। तो पहली बात कि गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही क्या होने वाली है, कम होने वाली है। बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको। चलिए अब जरा इसको हम हटाते हैं यहां से, और हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन एज वेल एज योर एकेडमिक्स, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाइए कि जो हेनरी कांस्टेंट KH डिपेंड्स अपॉन the nature of solute and solvent, कि जो आपका KH है ना, ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको थोड़ा सा हम फील कराने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि फील ऑफ KH का हम फील लेंगे कि कैसे आपका KH जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात बता दें कि KH जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हम यहां पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं कह दूं आपसे हीलियम गैस, और हीलियम गैस के लिए KH की वैल्यू, और वो भी हमने कैलकुलेट किसमें किया है, बार में। तो हीलियम के लिए जो KH की वैल्यू होती है लगभग होती है 144.85, और ये होता है एट 293 केल्विन टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर को बताना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट है टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज हो जाता है। तो हीलियम के लिए यदि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं आपसे ऑक्सीजन की, तो इसके लिए जो वैल्यू होती है 34.8 के करीब होती है, और ये भी होता है एट 293 केल्विन। ये ऑक्सीजन हो गया। ऐसे यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होता है 1.67 केल्विन। ये है आपका बेसिकली 298 केल्विन पे। यदि मैं बात करूं मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस के लिए वैल्यू होती है 0.48, या इसको हम बोल सकते हैं 0.5, और ये है एट 303 केल्विन। तो जरा देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो KH की वैल्यू है वो हीलियम के लिए है। हमको पता है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो हम कह दें कि इन चारों गैसों को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करना हो, तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल वो होगा जिसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम होगी। तो चूंकि जो CH4 है वो क्या है, मोर सॉल्युबल। ये क्या है आपका, मोर सॉल्युबल, या इसकी सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है। और जो आपका हीलियम है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये कैसी है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी है, इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। क्योंकि CH4 के लिए जो KH की वैल्यू है सबसे कम है, तो जितना कम KH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हीलियम के लिए KH की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो 1 लीटर पानी में यदि मीथेन को हम डिसॉल्व करें, 1 लीटर पानी में हीलियम को डिसॉल्व करें, तो हीलियम जो है वो कम डिसॉल्व होगा, और जो मीथेन है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लीजिए। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको हम दिखाते हैं। इससे पहले हम इसका अगला जो फैक्टर है उसको देख लें। तो दूसरी बात है कि KH जो है ना, ये डिपेंड्स अपॉन
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है तो जान लीजिए, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है KH की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो अच्छा, यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो KH हमारा क्या है, उतना ही ज्यादा है। तो हमको यह भी पता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी। मतलब कि आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी, और KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर ज्यादा पे सॉल्युबिलिटी आपकी कम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा इसका जान लीजिए। आपसे कोई पूछ दे कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव जंतु हैं, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा आपका कंफर्टेबल फील करेंगे कि वार्म वाटर में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होने से आपका KH कम होगा, जिससे सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ऑक्सीजन गैस सॉल्युबिलिटी कोल्ड वाटर में ज्यादा है तो आपके जो एक्वेटिक लाइफ है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका हम प्रयोग करते हुए हम बोलेंगे कि एक्वेटिक लाइफ फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू warm water, because in cold water the solubility of oxygen is maximum. The solubility of oxygen is maximum. तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। आपसे पूछ दिया जाए तो चूंकि यदि कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर कम है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन गैस यदि ज्यादा सॉल्युबल है तो जो जल में रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्योंकि वार्म वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने से एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये रहा पूरा हमारा हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट। अब इस पे जो क्वेश्चंस है ना, ये हम अगला एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस देखेंगे, और हेनरी लॉ पे 2009 में आया हुआ IIT JEE में क्वेश्चन है उसको करेंगे, और एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। तो आई होप कि इस लेक्चर के साथ आपको बड़ा ही मजा आया होगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।